हिंदी साहित्य की जानी मानी सुप्रसिद्ध लेखिका शिवानी जी की लिखी हुई कहानी सुनिए, शिबी। तो शुरू करें कहानी। शिबी। नाम शिबी नहीं था, नाम था शिवप्रिया। अल्मोड़े के शमशान स्थित विश्वनाथ मंदिर के पुजारी उसके मामा थे। उन्होंने बहुत सोच समझकर नाम धरा था शिवप्रिया। सोचा था शायद नित्य शिव का पावन नामोच्चारण माँ के कलुष को धो पोंछ कर बहा देगा, किंतु पुत्री को नाम लेकर पुकारने का अवसर ही नहीं आया। न जाने किन किन भयानक असाध्य रोगों से सड़ गल कर अभागिनी एक ही वर्ष में चल बसी। शिवप्रिया मामा के मंदिर से सटे काठ के मकान में ही उछल कूद कर बड़ी होने लगी। मामा ने विवाह नहीं किया था। शमशान के उदासी बाबा से विवाह करने का दुस्साहस भी किसे होता। विश्वनाथ अल्मोड़े का एकमात्र शमशान घाट था। इसी से आए दिन एक न एक चिता जलती ही रहती थी। राम नाम सत्य का परिचित स्वर दूर से ही पहचान कर भोली शिबी गंजड़ी मामा को झकझोर कर उठाती। मामा उठो, मुर्दा आया। दूर से ही वो मुर्दे की समृद्धि आंक कर मामा को जोश दिलाती। उठो ना मामा, ब्राह्मणों के परिवार का मुर्दा है, देखा नहीं कैसे धीमे धीमे राम नाम सत्य कह रहे हैं। 7 गैस के लैंप लाए हैं, बाप रे बाप, खूब बढ़िया दुशाला होगा। वो तालियां बजा बजा कर काट के हिलते बरामदे में खड़ी होकर जलती चिता को ऐसे उत्साह से देखती जैसे शादी ब्याह में छूटती आतिशबाजियां देख रही हो। धीरे धीरे घाट का मनहूस घेरा सिमट जाता और कांख में रेशमी लाल दुशाला दबाए गालियां देते गंजड़ी मामा घर लौटते। साले मरते हैं तो रात आधी रात कुछ नहीं देखते। ये कोई वक्त है मरने का? रात के 2 बजे मर के चले आ रहे हैं लाट साहब। उस पर नियत देखो। 3 कौड़ी का दुशाला डालकर 25 बरस के पाठे से लड़के को फूंक गए पांडे जी। लानत है इस बड़े आदमी की नियत पर। तेरी माँ मरी तो मैंने बनारसी दुपट्टा डाला था, ले रख दे पिटारे में। दुशाला भांजी को थमा, फिर गांजे में डूब जाते। नन्ही शिवप्रिया पिटारे से लाल हरे सफ़ेद दुशालों को निकाल निकाल कर बिखेर देती। यही उसके मामा की चल अचल संपत्ति थी। कभी एक ओढ़ती, कभी दूसरा। कभी नए दुशाले की पाग बांधकर दूल्हा बनती, कभी लहंगे किसी चुन्नट खोसकर दुल्हन। अंत में थक कर ढेर सारे दुशालों का गुदगुदा गद्दा तैयार कर सो जाती। जीवित और मृत के रहस्यमय भेद ने उसकी भोली बुद्धि को नहीं डसा था। इसी से परलोक के भय ने उसे त्रस्त नहीं किया था। मामा के चौके में चूल्हा जले या न चले, उसके प्रांगण में यदि चिता नहीं जलती तो वो उदास हो जाती कि आज उसे नए लाल दुशाले का दुपट्टा ओढ़ने को नहीं मिलेगा। धीरे धीरे मामा को एक दिन लगा कि भांजी का अब शमशान घाट पर रहना ठीक नहीं है। उनकी एक मौसेरी बहन नैनीताल में थी। शिवप्रिया को वहीं भेज दिया गया। मौसी का पेशा ऐसा था कि वो उस अप्रत्याशित उपहार से गदगद हो गई, किंतु गोरी लंबी बेत किसी छड़ी सी शिवप्रिया को देखकर उसे भविष्य की कोई आशा नहीं बढ़ी। लड़की बेहद दुबली पतली थी। आए दिन एक न एक बीमारी उसे घेरे रहती। कभी खसरा होता, कभी चेचक। कुछ नहीं हुआ तो उसकी गोरी नाकी निरंतर बहा करती। कोई भी कपड़ा उसके बदन पर नहीं फबता। मौसी देखने में अत्यंत साधारण थी, किंतु उसके पास बेत किसी लचीली देह की कामधेनु थी। उसके संगीत नृत्य की चर्चा कुमायूं में दिगंत व्यापी थी। जब उसने शिवप्रिया में सौंदर्य का अभाव देखा तो उसका दिमाग संभाल लिया, और जब तक 10 वर्ष के निरंतर सुचारू संचालन ने शिबी के दिमाग को घिस मांझ कर परिष्कृत किया तो चेहरे पर स्वयं ही एक अनोखा जादू आ गया। अचानक शिबी साधारण मानसी के स्तर से बहुत ऊपर उठ गई। संध्या के आगमन के साथ अगर धूम की सुगंध से हवा बोझिल हो उठती और शिबी अपने तख्त पर गाव तकिया लगाकर बैठी सिगरेट फूंकती। देखते देखते दिल्ली दरबार लग जाता। इस दरबार में रहते खद्दर की टोपी घर पर ही खोल कर रख कर आने वाले एक आध नेतागण, बोट हाउस के समृद्ध बांके और सुर्ख गाल और साहबी दूधिया रंग के सुदर्शन शाह, जिनकी सीजन के टूरिस्ट गणों को निर्मम डाकुओं की भांति लूट खसोट कर जोड़ी गई संपत्ति की थैली शिबी के स्फटिक और गौर चरण युगल पर रीति होकर धन्य हो जाती। पर जैसे देवमूर्ति के चेहरे पर भक्ति द्वारा अर्पित धन देखकर भी किसी भी प्रकार की हंसी की रेखा नहीं उभरती, शिबी भी भक्तों द्वारा अर्पित पत्र पुष्प निर्विकार भाव से ग्रहण कर प्रस्तर प्रतिमा सी ही बैठी रहती।
रामजय अस्पताल के विराट साये से घिरा एक लाल छत का छोटा सा मकान है। इस विचित्र शिखराकुल मकान के इर्द गिर्द नाशपाती और खुबानी के कई पेड़ों का ऐसा घना जाल सा बिछा है कि नज़दीक जाने पर ही मकान दिख पाता है। इसी मकान में शिबी रहने लगी थी। मौसी से उसकी खटपट हो गई थी। आधे भाग में एक ईसाई परिवार रहता था। उन्हीं ने मामूली किराए पर शिबी को 2 कोठरियाँ उठा दी थी। बरामदा साझे का था। एक ओर ईसाई परिवार की मुर्गियां दिन भर फड़फड़ाती रहती, दूसरी ओर एक टूटे हाथ की कुर्सी पर बैठी शिवप्रिया अपने कटाक्षों के कांटे से सड़क पर चलती निरीह मछलियां पकड़ती। नाशपाती और खुबानी की टहनियों के बीच उसकी बड़ी बड़ी आंखें भी और सरस हो उठती और राहगीर न चाहने पर भी आंख उठाकर देखने को बाध्य हो जाते। फिर एक बात और भी थी, वो सड़क नैनीताल की सबसे मुखरा सड़क थी। ईसाई परिवार में 2 जुड़वां भाई थे, डेविड और हेनरी। दोनों अंग्रेजी स्कूलों में क्लर्क थे। उनका बाप गिरजे के बड़े पादरी के यहाँ खानसामा था और माँ रामजे अस्पताल में आया थी। इसी से घर में यथेष्ट समृद्धि थी। डेविड और हेनरी दोनों कुंवारे थे और उनकी माँ का कहना था कि जब तक वो कुलच्छनी शिबी उनके यहाँ रहेगी, दोनों आजन्म कुंवारे रहेंगे। शिबी अपने नए घर में बड़ी प्रसन्न थी। गिरजे के पादरी के सुस्वादु डिनर का अधिकांश भाग पिता पुत्र की कृपा से शिबी ही उदरस्त करती। अंग्रेजी उबले डिनर और मैक्रोनी ने चेहरे को स्वास्थ्य की लालिमा से रंग दिया। रंग निखर उठा। झुकी गर्दन सर्पगंधा के बल खाए फंसी उठने लगी। डेविड और हेनरी उसे ढेर सारी अंग्रेजी पत्रिकाएं लाकर देते रहते। शिबी पढ़ी लिखी नहीं थी, पर मौसी ने उसके दिमाग के पुर्जे ऐसे चमका कर रख दिए थे कि नए से नया फैशन वो देखते ही दांतों से पकड़ कर चुन लेती। दोनों भाई उसे एक से एक आला अंग्रेजी चलचित्र दिखाने ले जाते। सिनेमा हाउस के घटाघोप अंधकार में वो डेविड और हेनरी का हाथ थामे ग्रेस केली, सोफिया लॉरेन और जीना लोलो ब्रिजिडा के एक एक कटाक्ष को कंठस्थ करती। घर आकर वो अपने टूटे दर्पण के सम्मुख कंठस्थ पाठ दोहराती तो स्वयं दंग रह जाती। जुड़वां डेविड और हेनरी दोनों उसे पत्नी रूप में पाने को पागल थे। उन दोनों ने यहाँ तक एक विचित्र समझौता कर लिया था कि वो दोनों में से एक की भी पत्नी बनना स्वीकार कर लेगी तो दूसरा उसे बिना किसी अधिकार के ही पत्नी की पूर्ण मान्यता देता रहेगा। पर शिबी उनके इस उदार प्रस्ताव को दुष्टता से मुस्कुराकर टाल देती। डेविड नए से नए अंग्रेजी गाने सीख कर आता और अपनी सधी सीटी के स्वरों में उन गानों का जादू भर के शिबी के सामने फेफड़े निकाल कर रख देता। पर वो दोनों होंठ भींचकर कभी इंग्लैंड बर्गमैन बन जाती, कभी गांभीर्य की लक्ष्मण रेखा से घिरी ग्रेस केली। कर्नल डिक्री अपनी सुरुचि के लिए पूरे नैनीताल में प्रसिद्ध थे। उनके बेशकीमती सामान की नीलामी हुई तो हेनरी अपने हाथ की घड़ी गिरवी रखकर उसके लिए कर्नल डिक्री का ड्रेसिंग टेबल खरीद लाया। शिबी का कहना था कि उसके छोटे शीशे में उसका चेहरा ही चेहरा दिखता है। ऐसी भव्य इमारत की विभिन्न गुंबदें और मीनारें अनदेखी ही रह जाएं, ये भला कैसे हो सकता था। अब शिबी अपनी चोटी से लेकर लाल लाल एड़ियों तक शौक से निहार सकती थी। आड़ा तिरछा कर दोनों जुड़वा भाइयों ने अपने सीख से हाथों से आदमकद आईना लाकर शिबी के कमरे के एक कोने में धर दिया। यही नहीं, हेनरी एक मद्रासी फेरी वाले से एक क्रोशिया का बना गोल मेजपोश भी खरीद लाया। उसे बिछाकर शीशे के एक टूटे गिलास में 3 ग्लैडुलाए के लाल फूल सजाकर आईने में दोनों भाइयों के लंबोतरे चेहरों के बीच शिबी का गोल गोल चेहरा कुंदकली सा मुस्कुरा उठा। आईने के साथ ही न जाने किन शुभ ग्रहों ने आकर शिबी के कमरे को घेर लिया। उसके नवीनतम प्रेमियों के क्यू में एक प्रसिद्ध ठेकेदार भी आकर जुट गया। उसी ने टीक और अखरोट की लकड़ी का एक से एक नक्काशीदार फर्नीचर बनवा दिया। शिबी अपने प्रेमियों का चुनाव उसी सलीके से करती थी जिससे कैबिनेट मिनिस्टर चुने जाते हैं। एक की कपड़े की दुकान थी, वो नित्य नवीन साड़ियों के तोहफे लाता था। दूसरा प्रसिद्ध ड्रेस मेकर था जो शिबी के ब्लाउज सीने में सुई तोड़ कर रख देता था। तीसरा सुनार था जो अपनी आंखों की जोत को सोने के साथ पिघलाकर आधी आधी रात तक उसके लिए पहाड़ी कुंदन जड़ी पचड़े तैयार करता था। ऐसी अनोखी पचड़े जिनकी सृष्टि कुमाऊं के सुघड़ सुनार ही कर सकते थे और वो केवल रत्न गर्भा कुमाऊं की सुंदरी ललनाओं की शंख ग्रीवा पर ही सार्थक हो सकती हैं। चौथा प्रेमी एक धोबी था जो शिबी के 22 सगजी लहंगे के पाट और चिकन के डोरीदार दुपट्टों पर कड़ी कलफ लगाकर नैनीताल के आधे धोबी घाट को घेरे रहता।
शिबी के प्रेमियों में साहित्यकार भी थे, राजनीतिज्ञ भी, कई प्रसिद्ध प्रौढ़ सर्जन भी थे और तरुण छात्र भी। वो कुमाऊं की मिस कीलर थी, प्राचीन युग की मेनका, किंतु वो स्वयं एक ही प्रेमी की वास्तविक प्रेमिका थी, और वो प्रेमी था धरणीधर, जो अंग्रेजी चलचित्रों के नायक की भांति अपने बालों के सुनहरे फुग्गे को बार बार एक झटके के साथ पीछे फेंकता रहता और सिगरेट की लंबी कशें खींचकर शिबी के कान के पास ही धुएं के छल्ले छोड़कर उसका दम घुटा देता। कभी मीठी अंग्रेजी में उसे डार्लिंग पुकारता, कभी हनी। एक बार वो उसके लिए एक दामी पैडेड ड्रेसिंग गाउन ले आया, जिसे उसके पापा उसकी माँ के लिए अपनी विदेश यात्रा से लाए थे, पर उसकी माँ ने न तब होश में थी जब वो गाउन आया था, न तब जब उसे सुपुत्र सूटकेस से तिड़ी कर ले गया। उसके जीवन का अधिकांश समय बोट हाउस में ही बीतता था। गुलाबी रंग के ड्रेसिंग गाउन में रुई की तहें बिछाकर विदेशी दर्जी ने मशीन से मिर्जाई के से चौकोर शक्कर पारे काट दिए थे। कमर पर लगे 2 गुलाबी फुंदों को अपनी गोरी कलाइयों में लपेटकर शिबी पूरे कमरे में घूम घूम कर ट्विस्ट करती रही थी, और किशोर धरणीधर गिटार पर कोई अंग्रेजी धुन बजाता रहा था। खिड़की के टाट के पर्दे से डेविड और हेनरी की व्यथित जुड़वां आंखों ने ये सब कुछ देखा था, और दोनों भाई एक दूसरे के गले से लिपटकर तब तक रोते रहे थे जब तक उनके मुर्गे ने ठीक उनकी टांगों के बीच आकर बांग नहीं दे दी। दूसरे दिन तड़के दोनों भाई रात भर के अक्षम्य अपराध के लिए अकारण ही अपने औदार्य से स्वयं पिघलकर शिबी को क्षमादान देने उसके कमरे में उपस्थित हुए। वो विदेशी शराब के महंगे नशे में चूर पड़ी थी। कै की खट्टी दुर्गंध के बीच से उसे खींचकर दोनों भाइयों ने उसका मुंह धोया, अपने सस्ते पाउडर की खुशबू से उसके रात के विभत्स इतिहास पर पर्दा डालने की यथेष्ट चेष्टा की। बड़ी देर में उसने अपने नशे से बोझिल पलकों की चिलमन उठाई और एक ही अग्निगर्भा दृश्य की लपट से दोनों भाइयों को भूंज कर रख दिया। गेट आउट, नशे में लड़खड़ाती जबान से वो बोली। इसी गेट आउट को दोनों भाइयों ने कितने परिश्रम से उसे सिखाया था। तब क्या पता था कि कभी उन्हीं की बिल्ली उन्हीं को म्याऊं करेगी। शिबी का किशोर प्रेमी आधी रात के बाद ही आता था और जंगली बिल्ले की फुर्ती से खिड़की से उचक कर छू हो जाता था। उसको पकड़ में आने का प्रश्न ही नहीं उठता था। डेविड और हेनरी ने कैसे कैसे जाल बिछाए, पर वो हर बार बेदाग निकल गया। यही नहीं, शिबी ने एक दिन दोनों भाइयों को बुलाकर कह दिया कि यदि भविष्य में उन्होंने उसके प्रेमी पर कीचड़ उछालने का प्रयत्न किया तो वे ही मुंह के बल गिरेंगे। जल में रहकर मगर से बैर करोगे तो फिर भुगत भी लेना। यह कहकर अपने गाउन की रेशमी जेबों में हाथ डाले अकड़ कर वो चली गई थी। सचमुच मगर नहीं तो मगरमच्छ का पुत्र था धरणीधर। उसके पिता रुद्रदेव कड़े से कड़े शत्रु को दांतों तले अंगुली दबाने की अद्भुत क्षमता रखते थे। अटूट वैभव का एकमात्र उत्तराधिकारी धरणीधर ही था। धरणीधर, जिसे उसके अंग्रेजी स्कूल के सहपाठी डिकी कहकर पुकारते थे, ऊंचा अगला गबरू जवान था। रूखी लटों को वो जेब से छोटा सा कंघा निकालकर संवारता रहता था। उसके कपड़े विदेश से सिलकर आते थे। बाल कटवाने वो दिल्ली जाता था और स्केटिंग में नैनीताल भर में उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाता था। आड़ी तिरछी बंकिम देहयष्ट को वो रिंग में ऐसे विलक्षण कला चातुर्य से मोड़ मरोड़ देता कि दर्शक लोटपोट हो जाते। 18 वर्ष की उम्र में ही वो विदेशी आसव के किसी भी अपरिचित पात्र में जीभ डुबोते ही उसका नाम बता देता। बोट हाउस क्लब के फैंसी ड्रेस बॉल में कोई सलोमी बने या घायल सिपाही, वो अपनी अनोखी छद्मवेशी सज्जा से सबको पछाड़ देता। पिता का अटूट वैभव, समाज सेविका माँ की अनोखी ख्याति और स्वयं अपना बेजोड़ व्यक्तित्व, उसके लिए अलादीन के 3 चिराग थे। खुल जा सिमसिम कहते ही वैभव के दुर्गम द्वार उसके लिए खुल जाते। भारत के प्रत्येक विश्वविद्यालय को चुनौती देकर जब उसने बुरी तरह परास्त कर दिया और वे किसी प्रकार की डिग्री से विभूषित नहीं कर सके तो उसे विदेश भेज दिया गया। 3 वर्ष तक विदेश की विभिन्न शिक्षा संस्थाओं को धन्य कर वो खोटे सिक्के की भांति स्वदेश लौट आया। बाप ने देखा तो सिर पीट लिया। पहले कपड़े तो ढंग से पहनता था, अब तो तंग मोहरे की पैंट कमर के नीचे लटकी रहती, रूखे बाल हवा में उड़ते, सूरत पे हवाइयाँ बरसतीं और दिन रात कमरे में बंद नशे में डूबा रहता। रात उसकी अपनी थी। माँ ने थोड़ा बहुत समझाया, पर इधर वे लद्दाख और नेफा के जवानों के लिए अचार मुरब्बे तैयार कर ख्याति का टोकरा भर रही थीं। घर के जवान को देखने का समय ही किसे था। बार बार उन्हें यही लग रहा था कि जितना समय उसे समझाने में व्यर्थ गया,
उतने में 20 सेर का मुरब्बा बन जाता। पिता ने हाथ पैर जोड़े, अपने सफ़ेद बाल दिखाए, कुल की मर्यादा की ओर ध्यान खींचा। पुरखों ने जिस संयम से शिखा सूत्र की आन को निभाया था उसका स्मरण दिलाया। पर छूटा तीर जैसे कमान पर नहीं लौटता, हाथ से गया बेटा भी आसानी से नहीं लौटता। एक ही सांस में उन्होंने उसे अंग्रेजी की वे सभी गालियां दे डाली जो उन्हें याद थीं। पर अंग्रेजी में गालियां देकर उनका मन नहीं भरा तो फिर हिंदी में एक से एक करदे गालियां देने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने सिर उठाकर देखा तो वे अकेले ही गालियां दिए जा रहे थे। उनका सुपुत्र चला गया था। उन्हें वे दिन याद आने लगे जब नन्हा धरणीधर उनकी एक डांट से आंखों में आंसू भरकर उनके पास खड़ा होकर कहता था, अब कभी नहीं करूँगा पापा। पर जिन आंखों का पानी ही मर गया था उनमें अब पानी आता ही कहाँ से। बड़ी देर तक रुद्रदेव घुटनों में सिर डाले सिसकते रहे। लड़का शराब ही पीता तो उन्हें को दुख नहीं था, पर कल उनके अंतरंग मित्र गौरी शाह शिबी की बातें सुना गए तो वो कटकर रह गए। हो सकता था शाहजी बातें बना गए हों। ब्राह्मणों की दुर्गति देखकर कुमाऊं के शाह कब प्रसन्न नहीं होते, पर नहीं, ऐसी बातें हवा में उड़कर नहीं आती। शिबी को उन्होंने कई बार देखा था और देखकर उनका रसिक चित्त कई कलाबाजियां भी खा गया था। पर उसकी छत पर उन्होंने एक दिन राह चलते अपनी पत्नी का गुलाबी गाउन सूखता पहचान लिया था। 3 दिन तक वे क्लब भी नहीं गए और उदासी की मातम मनाते रहे थे। पत्नी को पति पुत्र की कोई विशेष चिंता नहीं थी। उन्हें महिला समाज के किसी जलसे में मद्रास जाना था, उसी की तैयारी में लगी थी। उधर शिबी की रासलीला पूरे रंग में थी। डिकी आधी रात से बहुत पहले ही जम जाता था। शिबी के धोबी, सुनार और बजाज प्रेमियों के दल ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था। उनका कहना था कि वे उसके डिक्की की बखिया उधेड़ कर रख देंगे। शिबी पर उनका भी उतना ही अधिकार था जितना डिक्की का। शिबी बन ठन कर माल रोड पर निकलती तो सीटियां बजने लगतीं। आसपास से धोबी, चमार और मोची बड़ी आत्मीयता से आकर उसके कंधे पर हाथ रख देते। धीरे धीरे उसे बाहर निकलना भी छोड़ दिया। डेविड और हेनरी से स्वयं ही पीछा छूट गया। डेविड को टीबी हो गई थी। हेनरी भुवाली सैनिटोरियम में उसकी तीमारदारी करता था। बूढ़ा खानसामा उसे देखकर बीच बीच में सीटी बजा देता था। पर एक दिन उसकी बीबी ने देख लिया और ऐसा तमाचा कसा कि बूढ़े के बचे खुचे 3 दांतों से जीभ को सदा के लिए मुक्ति मिल गई। शिबी डिकी को सचमुच ही प्यार करती थी, पर भोली किशोरी यह नहीं जानती थी कि अपने पेशे में वो पुरुष को खरीद नहीं सकती, उसे स्वयं बिकना होता है। डिकी के पिता रुद्रदेव बड़े क्रूर और छक्के पंजे के व्यक्ति थे। वे समझ गए कि पुत्र के पैर में गड़े उस गोखरू कांटे को एक ही झटके से निकाल कर फेंकना होगा। अब प्रश्न था कि शिकार को झटके से मारें या हलाल से। हल्द्वानी में उन्होंने 2 गुंडे पाल रखे थे, महबूब और महमूद। एक इशारा करते ही वे शिबी को काली पार नेपाल की सरहद पर छोड़ आए। फिर उन्होंने पुत्र को संभाला। अपने साथ वे उसे जावा, सुमात्रा और गोवा, अंडमान की ओर उड़ाते ले गए। अपने व्यापार का चुग्गा दिखाया। अपने वैभव की उद्धति में उसे कई डुबकियां लेने को बाध्य किया। उन्होंने कहीं पढ़ा था कि पेंगुइन पक्षी अपने बच्चे को बड़ी निर्ममता से चट्टान से ढकेल कर उड़ना सिखाता है। ऐसे ही उन्होंने भी अपने पुत्र को गोवा की एक करारी चट्टान से नीचे ढकेल दिया। सचमुच ही लड़का एक ही धक्के में उड़ना सीख गया। बाप बेटे तस्कर विद्या में एक दूसरे को ही पछाड़ने लगे। लाखों का सोना और घड़ियां, फ्रिज और विदेशी शराब अपने भाग्य की नौका में लाद कर दोनों भारत लौटे। एक प्रसिद्ध उद्योगपति की कन्या से पुत्र का विवाह हुआ तो रुद्रदेव ने 1 लाख रुपया सुरक्षा कोष में दान दे डाला। लोगों में कानाफूसियां चल पड़ी, इतना रुपया आया कहाँ से? पर पुण्य यज्ञ की पावन आहुति में आलोचना के लिए स्थान नहीं रहता। उधर सुनार को 14 कैरेट ने अतमरा कर दिया था। दर्जी सीजन में छोले मटर बेचने लगा था। अब किसके ब्लाउज सिलूं? मेरी आंखों में तो एक ही नाप का नक्शा खिंचा है भाई, वो अपने मित्रों से कहता। डेविड भुवाली में घुल रहा था। इधर हेनरी खांसने लगा था। शिबी के प्रेमियों की पूरी कतार का जनाजा उठ चुका था। विदेश से रुद्रदेव लौटे तो पुष्पहारों से गर्दन टूटी जा रही थी। कितने सहभोज हुए और कितने उद्घाटन। अल्मोड़े के कुष्ठाश्रम का नया महिला वार्ड बना था। लोगों का बड़ा आग्रह था कि रुद्रदेव जी अपने मनोज करों से कुष्ठाश्रम के नए विंग का उद्घाटन करें। हंसते मुस्कुराते रुद्रदेव जी वहां पहुंचे तो कोढ़ियों ने अपने विकृत हाथों से तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत किया। सचमुच कैसे महान थे रुद्रदेव जी। अपंग घिनौने रोगियों के बीच खड़े होने में उनके चेहरे पर घृणा की एक शिकन भी नहीं उभरी।
अचानक वे महिला वार्ड के नए रंग लगे द्वार पर थमक कर खड़े हो गए। द्वार के आर पार नया रेशमी रिबन टंगा था और एक चांदी की तश्तरी में नई कैंची लिए खड़ी थी शिबी। ये कैसे आ गई? इसे तो नेपाल भेज चुके थे। नेपाल से ही क्या वो ये राजरोग लाई होगी? उन्होंने तश्तरी से कैंची उठाई तो पूरा शरीर सिहर उठा। तश्तरी शिबी की अंगुलियों के ठूठ ही में सधी थी। जैसे भी हो पहचानना नहीं होगा, पर ससुरी कहीं कुछ कहना दे। उन्होंने रिबन काटा और आगे बढ़ गए, पर जिस वस्तु को मनुष्य देखना नहीं चाहता वही उसे बांध लेती है। प्रकृति का ये कैसा विचित्र नियम है। शिबी ने कुछ नहीं कहा, केवल देखती ही रही। उसका चेहरा पहले से एकदम ही बदल गया था। चमड़ी मोटी पड़कर कटहल के छिलके से खुरदुरी हो गई थी। रेशमी पक्ष्म झड़ने से आंखें फटी फटी लग रही थीं। न जाने कहाँ से आकर शिबी की अंगुलियों के ठूठ को पकड़कर एक देवकन्या सी बालिका खड़ी हो गई। उसकी नीलाभ आंखों ने रुद्रदेव के पांवों में सहसा बेड़ियां डाल दी। कहीं भी संशय के लिए स्थान नहीं रहा। उसके खानदान की नीली आंखें पिछली 4 पुश्तों से अपनी मर्यादा निभा रही थीं। रुद्रदेव आगे बढ़े, फिर रुके, फिर बढ़े और मुड़ ही गए। अपनी जेब से बटुआ निकाला। उसमें 100 का नोट था और 1-1 रुपए का। कभी एक नोट पकड़ा, कभी दूसरा। फिर नीली आंखों पर दृष्टि पड़ी और 100 का नोट शिबी की नन्ही बेटी को थमाकर वे लंबी डगे भरते निकल गए। कोढ़ियों की भीड़ में प्रशंसा की अस्फुट स्वर लहरी गूंज उठी। शिबी की नन्ही बच्ची पूरे कुष्ठाश्रम का खिलौना थी। नोट थमाकर रुद्रदेव अपनी फिएट कार में आकर बैठ गए। डॉक्टर, नर्स और अधिकारी वर्ग से विदा लेकर कार चल पड़ी तो उन्होंने शांति की सांस ली। कुष्ठाश्रम के अय्यार, बांज और बुरुंश के पेड़ों की पंक्ति को चीरती कार गेट के बाहर निकली तो कार की गुदगुदी सीट पर रुद्रदेव ने लेटकर आंखें मूंद लीं। आंखें मूंदते ही उन्हें अपना क्षणिक औदार्य खल उठा। माना कि 1 रुपए का नोट थमाया होता तो मार्ग भर उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारती रहती, पर 100 का पूरा नोट। उन्होंने मन ही मन संकल्प किया कि अब दौरे में चलने से पहले 10-5 के नोट भी अवश्य रख लिया करेंगे। आज ही बटुए में 10-5 के कुछ नोट पड़े होते तो क्या 100 का पूरा नोट एक साथ ही ऐसे निकल जाता। अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी की लिखी हुई कहानी शिबी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। कल मिलेंगे फिर किसी नई कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।